वेलकम टू ओनली आईएएस। स्वागत है आप सभी लोगों का प्रीलिम बूस्टर न्यूज़ डिस्कशन में। आज है 8 जुलाई 2021। तो आइए देख लेते हैं कि ऐसे कौन से इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं जो आज हम कवर करने वाले हैं। हमारा फर्स्ट आर्टिकल मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन के बारे में है। हाल ही में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक ऐतिहासिक कदम उठाते हुए एक अलग मंत्रालय का गठन किया। नाम दिया गया मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन। सरकार का जो एक विजन है सहकार से समृद्धि, इसी विजन को पूरा करने के लिए ये कदम आगे बढ़ाया गया है। इंडिया में देखिए कई प्रकार की कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ वर्क करती हैं। वो फाइनेंशियल फील्ड में वर्क कर रही होती हैं, कल्चरल एम्पावरमेंट के लिए काम कर रही होती हैं, या फिर क्रेडिट रिलेटेड एक्टिविटीज़ परफॉर्म करती हैं। काफ़ी लंबे समय से इन कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ में इनएफिशिएंसी या करप्शन की बात होती रही है। तो सरकार ने प्लान किया कि क्यों ना एक अलग मंत्रालय बना दिया जाए ताकि देश में जो कोऑपरेटिव मूवमेंट है वो थोड़ा स्ट्रेंथन हो जाए। की ऑब्जेक्टिव वही है कि एक नया मंत्रालय होगा तो हमारे पास सेपरेट एडमिनिस्ट्रेटिव, लीगल और पॉलिसी फ्रेमवर्क होगा जिसके माध्यम से हम देश में कोऑपरेटिव मूवमेंट को और मजबूत बना पाएंगे। इससे जो कोऑपरेटिव्स होंगे वो और ज़्यादा मजबूत होंगे, उनकी जो पहुंच है वो ग्रास रूट लेवल तक होगी, लोगों तक ही अच्छे से पहुंच पाएंगे। जो मिनिस्ट्री है वो कोऑपरेटिव्स के जो भी प्रोसेस हैं उनको स्ट्रीमलाइन करेगी ताकि भारत में जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है वो भी थोड़ा इनहेंस हो। और जो मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव्स हैं MSCS, जो एक से अधिक राज्यों में काम करते हैं, उनका भी अच्छे प्रकार से विस्तार हो सके, विकास हो सके। ठीक है, हमारा नेक्स्ट आर्टिकल गवर्नर्स के अपॉइंटमेंट के बारे में है। राष्ट्रपति भवन ने अभी कुछ गुबर्नेटोरियल अपॉइंटमेंट्स को अनाउंस किया। गुबर्नेटोरियल का मतलब ये होता है रिलेटेड टू गवर्नर्स, जिसमें जो यूनियन मिनिस्टर ऑफ सोशल जस्टिस हैं और एम्पावरमेंट जो पूरा है, वहाँ पर जो थावरचंद गहलोत थे उन्हें कर्नाटका का गवर्नर बना दिया गया है, जिन्होंने वेजूभाई वाला को रिप्लेस किया। खैर ये कॉन्टेक्स्ट है, इसके अलावा कई सारे गवर्नर्स को एक जगह से दूसरी जगह पे स्थानांतरित किया गया। तो आप इसे देखना चाहें तो देख सकते हैं। खैर ये कॉन्टेक्स्ट हमने समझ ही लिया है। बात करते हैं गवर्नर के बारे में। ये नॉमिनल एग्जीक्यूटिव हेड होते हैं किसी राज्य के। इंपॉर्टेंट पार्ट होता है इनका स्टेट के एग्जीक्यूटिव में, जहाँ पे ये एग्जीक्यूटिव के हेड की तरह वर्क करते हैं। इनका जो अपॉइंटमेंट होता है वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा किया जाता है। इनकी कुछ क्वालिफिकेशन बेसिक होनी चाहिए, जैसे ये भारत के नागरिक हों, इन्होंने कम से कम 35 वर्ष की आयु पूरी कर ली हो, ये किसी भी प्रकार के ऑफिस ऑफ प्रॉफिट पर ना हो, लाभ के पद पे ना हो, ना तो यूनियन गवर्नमेंट में, ना स्टेट गवर्नमेंट में, ना लोकल अथॉरिटीज़ में और ना ही पब्लिक अथॉरिटी में। ये किसी भी पार्लियामेंट के हाउस के मेंबर नहीं होने चाहिए या फिर स्टेट लेजिस्लेचर के मेंबर भी नहीं होने चाहिए। इनका देखिए कार्यकाल 5 साल का होता है, लेकिन दैट इज ऑल्सो सब्जेक्ट टू प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट, मतलब प्रेसिडेंट जब चाहें उसके पहले भी इन्हें इनके पद से हटा सकते हैं। फर्दर ये जब चाहें रिजाइन कर सकते हैं। इन्हें अपना रेजिग्नेशन लेटर प्रेसिडेंट को देना होता है। ओथ की बात करें तो इन्हें ओथ दिलवाया जाता है। जिस राज्य में इनको नियुक्त किया जा रहा है, अपॉइंट किया जा रहा है, उस राज्य में जो हाई कोर्ट है उसके चीफ जस्टिस के द्वारा। अगर वो प्रेजेंट नहीं है तो फिर जो सीनियर मोस्ट जज हैं उसी राज्य के हाई कोर्ट के, वो उन्हें ओथ दिलवाते हैं। 7वां संवैधानिक संशोधन किया गया था 1956 में, जिसके बाद ये कहा गया कि एक व्यक्ति 2 या फिर 2 से अधिक राज्यों का भी गवर्नर बन सकता है। तो ये तो उनकी अपॉइंटमेंट की बात हो गई। देखिए इस संबंध में एक क्वेश्चन 1995 में पूछा गया था, जिसमें गवर्नर के बारे में कुछ डिटेल्स दी गई, जैसे कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड करता है आर्टिकल 156 के तहत गवर्नर के बारे में, जहां पर उनका जो टर्म है वो 5 साल है, जब वो अपने पद पर आते हैं उस डेट से। ये जो बात आपको बताई गई है, इससे आप क्या परिणाम निकालते हैं, क्या निष्कर्ष निकालते हैं? एक तो निष्कर्ष ये निकल सकता है कि कोई भी गवर्नर अपने टर्म के पूरा होने के पहले अपने पद से नहीं हटाया जा सकता, और दूसरा ये कि जो गवर्नर है वो अपने 5 साल के कंप्लीट होने के बाद कंटिन्यू नहीं कर सकता। सही जवाब बताना है। दो के दोनों ही स्टेटमेंट गलत है, बिकॉज वो प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट होते हैं तो उन्हें उसके पहले भी हटाया जा सकता है। गवर्नर अपना कार्यकाल यानी कि 5 साल पूरा होने के बाद भी तब तक पद पे बना रहता है जब तक कि नए गवर्नर को अपॉइंट ना कर दिया जाए। तो ये डी इसका आंसर होगा। ठीक है, हमारा नेक्स्ट आर्टिकल व्हाइट फ्लैग कैंपेन के बारे में है। कोविड-19 की वजह से कई सारे देशों में, लगभग सभी देशों में लोगों को दिक्कतें हुई हैं, और जो लो इनकम फैमिलीज़ हैं वो सबसे ज़्यादा हिट हुई हैं। मलेशिया में ये कैंपेन चल रहा है, व्हाइट फ्लैग कैंपेन, जिसमें जो लो इनकम फैमिलीज़ हैं वो सफ़ेद झंडा अपने घरों के सामने लगा देते हैं।
ये इंडिकेशन होता है कि वो परेशानी में है, डिस्ट्रेस में है, फाइनेंशियल क्रंच में है, बिकॉज लॉकडाउन हुआ है जिसके बाद उन्हें दिक्कत हो रही है। मलेशिया में 1 जून के बाद एक और लॉकडाउन लगा दिया गया है कोविड इन्फेक्शन को रोकने के लिए। अभी जो मूवमेंट है वाइट फ्लैग कैंपेन, इसका उद्देश्य बिल्कुल साफ है कि अगर कोई परिवार दिक्कत में है, समस्या में है, तो वो अपने घर के सामने एक सफ़ेद झंडा लगा दे। इससे जो भी आसपास के लोग हैं, उनके पड़ोसी हैं, उन्हें पता लग जाएगा कि हाँ, ये फैमिली प्रॉब्लम में है। फर्दर ऐसे लोग जो लोगों की मदद करना चाहते हैं, उन्हें भी पता चल जाएगा कि हाँ, ये फैमिली मदद चाहती है, हमें इसे मदद करना है, ठीक है। तो ये एक सिग्नल है दैट आई नीड हेल्प, आप मेरी मदद कर दो। कहना नहीं पड़ेगा, तो आपको मदद मिल जाएगी। तो ये तो वाइट फ्लैग कैंपेन का मतलब हुआ, जानते रहिए अगर आपके सामने कभी आ जाए तो। ब्लैक फ्लैग मूवमेंट भी चल रहा है। खैर, ये वहाँ की गवर्नमेंट के खिलाफ है कि हम आपसे डिससेटिस्फाइड हैं, आपने अच्छी तरीके से हैंडल नहीं किया कोविड को। वो लोग जो वहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं, इस मूवमेंट के माध्यम से उनका रेजिग्नेशन मांग रहे हैं। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल लैम्डा वेरिएंट के बारे में है। इसके पहले तक काफ़ी लंबे समय तक न्यूज़ में रहा है डेल्टा वेरिएंट, जो काफ़ी तेज़ी से फैला, नुकसान पहुंचा। अभी एक नया थ्रेट हमारे सामने आ रहा है इन द फॉर्म ऑफ लैम्डा वेरिएंट। एक्चुअली में ये कोविड-19 इन्फेक्शन फैलाने वाले कोरोना वायरस के ही वेरिएंट हैं, जो खुद को म्यूटेट कर रहा है और खुद को ज़्यादा कैपेबल बना रहा है। ये जो नया स्ट्रेन है, ये फॉर द फर्स्ट टाइम पेरू में आइडेंटिफाई किया गया था दिसंबर 2020 में। पेरू की लोकेशन आप मैप में देखिए, ये साउथ अमेरिकन कंट्री है, यहाँ पर लोकेटेड है। पड़ोसी देशों में आपको मिलेंगे इक्वाडोर, कोलंबिया, ब्राज़ील, बोलीविया और चिली। तो ये 5 इसके पड़ोसी देश हैं, आप जानते रहिए। तो देखिए, जो लैम्डा वेरिएंट है, ये काफ़ी सिग्निफिकेंट रहा है, काफ़ी डोमिनेंट रहा है पेरू में। वहाँ पर जो भी सैंपल्स कलेक्ट किए गए थे, उसमें 81% में ये वेरिएंट देखा गया। जून 14 को WHO ने लैम्डा वेरिएंट को एक नाम दिया, ये लैम्डा वेरिएंट। इसके पहले जो इसका साइंटिफिक नाम था दैट वाज C37। ये नाम इसे 14 जून को मिला। इसे 7वां और सबसे नया वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट भी डिक्लेयर किया गया। इसका मतलब ये है कि हमें इस पर लगातार निगाह रखनी चाहिए, ये खतरनाक हो सकता है। वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट का मतलब क्या होता है हम समझेंगे। बिफोर दैट जो डेल्टा वेरिएंट है, वो लैम्डा वेरिएंट डेल्टा वेरिएंट की तरह ही 25 से ज़्यादा देशों में डिटेक्ट किया जा चुका है, और ये भी खतरा है कि ये ओरिजिनल वायरस से ज़्यादा तेज़ी से फैल रहा है। वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट का मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि इसमें जो भी जेनेटिक चेंजेस हो रहे हैं, वो हमने पहले से प्रेडिक्ट कर लिए थे, और हमें पता है कि ये तेज़ी से ट्रांसमिट करेगा, ज़्यादा खतरनाक होगा, और लोगों की जो इम्यून कैपेबिलिटी है उसको सरपास कर सकता है। तो अगर ये जानकारी हमारे पास पहले से है, तो हम इसे वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट बोल सकते हैं। फर्दर, वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट होने का मतलब ये है कि हम ये भी एक्नॉलेज करते हैं कि ये काफ़ी तेज़ी से ट्रांसमिट होगा और कई सारे देशों में या पॉपुलेशन को प्रभावित करके नुकसान पहुँचाएगा। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल ब्लैक पैंथर के बारे में है। हाल ही में कैमरा ट्रैप जो इंस्टॉल किया गया था नवेगांव नगजीरा टाइगर रिजर्व में, वहाँ पर हमने एक ब्लैक पैंथर को कैप्चर किया। अब देखिए, ब्लैक पैंथर क्या होता है समझते हैं। ये एक मेलेनिस्टिक लेपर्ड है, जिसे हम आम भाषा में ब्लैक पैंथर या फिर ब्लैक लेपर्ड बोलते हैं। मेलेनिस्टिक होने का मतलब होता है, देखिए लिटरल वर्ड तो इसका मतलब ये होता है गहरा रंग। खैर, जो भी वेरिएंट कैट्स के ऐसे हैं, लेपर्ड के, जगुआर के या ओसेलॉट के, जिनका कलर ब्लैक होता है, उन्हें जो एक्सपर्ट होते हैं वो मेलेनिस्टिक कैटेगरी में डाल देते हैं, क्योंकि इनका रंग जो है वो गहरा है, यूजुअली ब्लैक, ठीक है। हैबिटेट की बात करें तो ये साउथ वेस्टर्न चाइना, बर्मा, नेपाल, सदर्न इंडिया और इंडोनेशिया में पाए जाते हैं। मलेशिया के कुछ हिस्सों में भी आपको मिल जाएंगे। इंडिया की बात करेंगे तो इंडिया में आपको ये मिलेंगे कर्नाटका, तमिलनाडु, केरला और महाराष्ट्र में। प्रोटेक्शन स्टेटस में IUCN की रेड लिस्ट में ये हैं वल्नरेबल, साइट्स के अपेंडिक्स 1 में और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1972 के शेड्यूल 1 में। यहाँ पर बात है, यहाँ पर कुछ इन्फॉर्मेशन है नवेगांव नगजीरा टाइगर रिजर्व के बारे में। महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र के ईस्टर्न पार्ट में आपको यहाँ पे मिलेगा नवेगांव नेशनल पार्क। इसके आसपास कुछ और कंजर्वेशन एरियाज हैं जिनको मिलाकर ये बनता है। ये जो नवेगांव नगजीरा टाइगर रिजर्व है, एक्चुअली में इसमें कई सारे नोटिफाइड एरियाज आते हैं, जैसे कि नवेगांव नेशनल पार्क, ये आप यहाँ देख ही रहे हैं। फर्दर नवेगांव वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नगजीरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, न्यू नगजीरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और कोका वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये सब मिला के बनता है नवेगांव नगजीरा टाइगर रिजर्व। ये देश के बहुत इंपॉर्टेंट टाइगर रिजर्व्स के साथ भी जुड़ता है, लाइक कान्हा और पेंच टाइगर रिजर्व जो मध्य प्रदेश में है, तदोबा अंधेरी टाइगर रिजर्व जो कि महाराष्ट्र में ही है, और इंद्रावती टाइगर रिजर्व जो कि छत्तीसगढ़ में है। जो NNTR है, यानी कि नवेगांव नगजीरा टाइगर रिजर्व, यहाँ पर आपको सदर्न ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडुअस फॉरेस्ट मिल जाएंगे। जो हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है दैट इज रिलेटेड टू रिवेंज टूरिज्म। काफ़ी लंबे समय से लॉकडाउन लगा हुआ है, लोग बड़े परेशान हो गए थे घरों में बैठे बैठे।
मौका ढूंढ रहे थे कि कैसे भी कोई भी मौका मिल जाए और हम घूम के आ जाएं। और अभी मोस्ट ऑफ द जो स्टेट्स हैं वहाँ से लॉकडाउन हट गया है, तो लोग काफ़ी तेज़ी से ट्रैवल कर रहे हैं। आपने सुना होगा कि जो नॉर्थ के टूरिस्ट प्लेस हैं वहाँ पर जो लोग घूमने गए उन्हें होटल्स तक नहीं मिल रहे हैं, वो सड़कों पर बैठे हुए हैं और इंतज़ार कर रहे हैं कि उन्हें स्टे करने के लिए कोई जगह मिल जाए। अब ये तो खतरनाक है, बिकॉज ये शुरुआत कर सकता है और तेज़ी से जो नया वेरिएंट है उसके स्प्रेड की। लेकिन इसे जो टर्म दिया गया है दैट इज़ रिवेंज ट्रैवल। रिवेंज ट्रैवल इसलिए कहा जा रहा है बिकॉज आप इतने परेशान हो गए थे कि आपने जैसे ही मौका मिला घर से निकलने का प्लान बना लिया। रिवेंज ट्रैवल ये जो शब्द है ये 1980s में जो एक चाइनीज़ कॉन्सेप्ट इवॉल्व हुआ था उसी से निकाला गया है, जो था रिवेंज स्पेंडिंग। रिवेंज स्पेंडिंग ये था कि काफ़ी लंबे समय से रिस्ट्रिक्शंस लगाए गए थे चाइना में। जब रिस्ट्रिक्शंस हटे तो लोगों के पास जो भी पैसे थे वो उन्हें काफ़ी तेज़ी से खर्च करने लगे, तो उसे कहा गया रिवेंज स्पेंडिंग। तो अब मतलब आपको रोक के रखा जाए और फिर जब आपको छोड़ा जाए तो आप तेज़ी से किसी काम को करने लग जाएं, तो उसके साथ ये वर्ड रिवेंज जोड़ दिया गया। तो अभी रिवेंज ट्रैवल बोल दिया गया, जैसे रिवेंज स्पेंडिंग था वैसे रिवेंज ट्रैवल है। तो आप समझ ही गए कि लोग काफ़ी लंबे समय से परेशान थे और मौका मिलते ही जब वो काफ़ी तेज़ी से बड़ी संख्या में घूमने निकल गए तो इसे रिवेंज टूरिज्म कहा गया। रिवेंज ट्रैवल या रिवेंज टूरिज्म जो है ये एक फीलिंग है कि हमें काफ़ी लंबे समय से बांध के रखा गया था, अब तो हम फ्री हो गए हैं, तो जो मोनोटोनस लाइफ थी लॉकडाउन की नीरस, वो उससे निकलकर घूमने की कोशिश कर रहे हैं। जो हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है वो मिस्ट्री चेरीज़ के बारे में है। फर्स्ट कमर्शियल शिपमेंट मिस्ट्री वैरायटी का गया है कश्मीर वैली से दुबई। देखिए जो मिस्ट्री वैरायटी है चेरी की, ये ना केवल बहुत ज़्यादा टेस्टी होती है, डेलीशियस होती है, बल्कि इसमें बहुत सारे विटामिन, मिनरल्स और प्लांट कंपाउंड्स भी होते हैं जो हेल्थ के लिए काफ़ी बेनिफिशियल होते हैं। यूनियन टेरिटरी ऑफ जो जम्मू एंड कश्मीर है ये भारत की 95% कमर्शियल वैरायटी ऑफ चेरीज़ का प्रोडक्शन करता है। यहाँ पर 4 वैरायटीज़ मिलती हैं, डबल, मखमली, मिश्री और इटली। इतना काफ़ी है इस आर्टिकल के बारे में। कुछ स्टेटमेंट हैं, ट्रू एंड फॉल्स बताना है। व्हाइट फ्लैग कैंपेन ये दिखाता है कि फाइनेंशियल क्रंच या डिस्ट्रेस में है कुछ फैमिलीज, कोविड-19 या लॉकडाउन जो उसकी वजह से हुआ है उसको डील करने की वजह से। गवर्नर ये अपनी ओथ लेते हैं जिसे एडमिनिस्टर किया जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा। ब्लैक पैंथर आईयूसीएन की रेड लिस्ट में इंडेंजर्ड है। पेरू, इक्वाडोर, कोलंबिया, ब्राज़ील, बोलिविया और चिली के साथ बॉर्डर शेयर करता है। बताइए कौन सा स्टेटमेंट सही है, कौन सा गलत। इस सेशन की पीडीएफ आपको ओनली आईएएस के टेलीग्राम चैनल पे मिलेगी, तो उसे आप ज़रूर से ज्वाइन कर लें। आप टेलीग्राम में सिंपली जाके ओनली आईएएस नथिंग एल्स सर्च कर लीजिएगा, आपको 1 लाख से ज़्यादा सब्सक्राइबर वाला चैनल मिल जाएगा, आप उसे ज्वाइन कर लीजिएगा। केवल इस सेशन का डॉक्यूमेंट नहीं बल्कि किसी भी सेशन के डॉक्यूमेंट या कोई भी पीडीएफ आपको वहीं मिलेगी, उसे अवेल करने का कोई और तरीका नहीं है, तो आप उसे ज़रूर से ज्वाइन कर लें। आज के इस सेशन में बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।